अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है नई किताब आपके सामने जो आ गई है, क्लास 11 मैथमेटिक्स बुक, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है ये। और ये सन 2022 में जो है अगस्त में शुरू की गई है स्टूडेंट्स। और अब जो है मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए जो है आप इसके कंटेंट्स देख लें कि इस कंटेंट में हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, और तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं ज़रा एक नज़र। और इस किताब की कीमत मेरा ख्याल है 550 रुपये के करीब है मार्केट में, लेकिन ज़रा सी शॉर्ट है, हर जगह मौजूद नहीं है। ये आप देखने की नज़र ज़रा, ये मैथमेटिक्स बुक है क्लास 11 की। और मी इंग्लिश सेंटर वाले का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा जिन्होंने PDF जो है इसका दिया है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इनसे इनकी वेबसाइट पे जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, इन्होंने लिंक दिया हुआ है अपना, वहाँ से आप जो इनकी पूरी किताब एक्सरसाइज को देख सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको कंटेंट दिखाना था। इसमें ये है वो चैप्टर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 12 तक तमाम तलबा इसको नोट देखने की नज़र स्टिल करके। पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही है जो आप पुरानी किताब में था। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वही हैं जो पहले पढ़ चुके हैं आप। वेक्टर ये सेकंड ईयर में था, पहले सेकंड ईयर मैथ में, इन्होंने फर्स्ट ईयर में डाल दिया है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ वही चैप्टर है, लेकिन सवालात चेंज कर दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तलबा ये है, चैप्टर तो वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है। डायरेक्ट क्वेश्चन चेंज हो गए तो मामला फिर बदल जाएंगे, फिर सवालात उसी नए क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे। तो नए तलबा के लिए तो इतनी वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से जो हमारे असातिज़ा कराम में जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को। फिर इसमें एक मिसलेनियस सीरीज़ है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी है पिछले कोर्स में शामिल है, नाम चेंज कर दिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी भी अक्सर जानते हैं असातिज़ा के। ये स्पेशली टीचर अदालत के हवाले से स्टूडेंट्स तो सिर्फ चैप्टर की तरफ आएंगे जो अभी हम 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम वही है, फंक्शन एंड ग्राफ ये भी आप पढ़ चुके हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एक नई चीज़ इन्होंने इन्वॉल्व की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये भी वही है। सेकेंड ईयर के हवाले से कुछ चीज़ें इसके अंदर जो इन्होंने डाल दी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ये पुरानी कोर्स से लिया गया है, चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये भी पुराने बुक से ली गई है, नाम चेंज कर दिया है। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी वही सब कुछ है। यानी अगर देखा जाए मेरे हिसाब से मेरा ख्याल इन्होंने 20% बुक को, वैसे तो 100% चेंज कर दिया बुक को, क्योंकि क्वेश्चंस नए नए डाल दिए हैं, सेम वही क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, एक्जैक्टली वही क्वेश्चंस नहीं रखे। चूँकि नए नए क्वेश्चंस आ गए तो इस लिहाज से ये चेंज हो गई बुक 100%। लेकिन अगर हम टॉपिक और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट जो है नए सिर्फ 20 से 30% नए आए, बाकी 80 से 70%, 70 to 80% कॉन्सेप्ट वही पुराने चले आ रहे हैं जो पहले भी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में तलबा असातिज़ा पढ़ाते रहे और स्टूडेंट सीखते रहे। बस एक रिव्यू था छोटा सा, मैं चाह रहा था कि आप इसको एक नज़र देख लें। और अब इसी बुक से जो है आप एग्ज़ाम आए सवालात आएंगे इम्तिहान में। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कि आज जो हमें चैप्टर 1 डिस्कस करना है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जी स्टूडेंट देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ये यूनिट नंबर 1 है, और इसमें मुझे जो चीज़ें डिस्कस आपसे करनी है एक नज़र मैं चाहूँगा कि आप उसे देख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 तरह के होते हैं, इनको हम मिसालों से इसको एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, और दूसरे कहलाते हैं रियल नंबर्स। यू कैन सी हियर। अब जो रियल नंबर्स हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, ये आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। इरेशनल नंबर्स, दूसरे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। फिर रेशनल नंबर्स भी 2 तरह के होते हैं, कहलाते हैं इंटीजर्स और दूसरे कहलाते हैं फ्रैक्शंस। फिर इंटीजर्स भी 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। जबकि फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। फिर डेसिमल फ्रैक्शन की भी 2 टाइप हैं, एक कहलाती है टर्मिनेटिंग, दूसरी कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह की है, एक कहलाती है रिक्वायरिंग और एक कहलाती है नॉन रिक्वायरिंग। अगर नॉन रिक्वायरिंग बन जाए तो फिर ये इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट जो है इमेजिनरी नंबर्स का पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये पूरी जो चार्ट है इसको डिस्कस करते हैं आपसे। कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में इन चीज़ों को समेट लें। आइए स्टूडेंट दोबारा से वहीं आ जाते हैं। ये इमेजिनरी नंबर्स किन्हें कहा जाता है? देखिए सोल्यूशन सेट से तो तमाम लोग वाकिफ हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस किस में? यू कैन सी हियर,
एक कहलाता है इमेजिनरी नंबर्स और दूसरे रियल नंबर्स। रियल नंबर से तो वाकिफ हैं आप, 9 मैट्रिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे अभी आपसे। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स कहाँ से आए इसको ज़रा एक नज़र देख लें। हालांकि 9 क्लास जो न्यू बुक आई है मैथ में, उसमें भी हमने इस पर गुफ्तगू कर रखी है बहुत तफसील से। 9 क्लास मैथमेटिक्स, उसकी अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी तसल्ली बख्श मवाद जो इस हवाले से मिल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है क्लास 11 मैथ में चैप्टर है तो हम इस पर भी तो बात करनी ही है। इमेजिनरी नंबर्स, देखिए मैं आपके सामने इक्वेशन लिखता हूँ, बड़ी पुरानी इक्वेशन है ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपसे कहा जाए कि इसका सोल्यूशन सेट मालूम करें इस इक्वेशन का, तो सोल्यूशन सेट असल में एक्स की वो वैल्यू होती है कि जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स की किस वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी, तवज्जो रहे, इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं हम, तो आप जानते हैं कि अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें, पुट, तवज्जो रहे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो जब 1 पुट करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 1 1 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट या इस इक्वेशन का जो रूट है, या एक्स की वैल्यू, अननोन की वैल्यू को सोल्यूशन सेट या रूट कहा जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, लिहाजा इक्वेशन का एक सोल्यूशन सेट तो बन हो जाएगा। लेकिन क्या कोई और नंबर भी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, तो आप बोलेंगे यस, एक नंबर और है, एक्स का एक वैल्यू और है जिसको सेटिस्फाई कर सकती है, वो है एक्स इज इक्वल टू -1। आइए इस इक्वेशन में एक्स की जगह -1 पुट करके चेक करते हैं क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आई तो एक्स की जगह -1 लगाया, ऊपर कौन है, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, सब जानते हैं कि स्क्वायर या इवन पावर माइनस को प्लस कर देती है। 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट में दो जवाबात आएंगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक +1 और एक -1 पे। इस तरह से आप सोल्यूशन सेट लिख देते थे। अब ये दोनों नंबर्स रियल हैं, याद रखिएगा, दोनों नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स है, और ये एक रियल इक्वेशन की बने आपको, यानी इसका जो सोल्यूशन सेट है वो रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है इस इक्वेशन का, पहली बात। दूसरी बात, आइए इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा होता, तवज्जो रहे, अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसका सोल्यूशन सेट निकालें, यानी एक्स की वो वैल्यू बताएं कि जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस हाँ 1 पुट करके देखते हैं, एक्स की जगह आपने 1 पुट करके देखा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इज इक्वल टू -1, तो 1 तो -1 के बराबर होता ही नहीं है। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर आपने सोचा कि एक्स की जगह -1 पुट करके देखते हैं, चलें, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, राइट हैंड साइड पे -1 है तो 1 नॉट इक्वल टू -1 होता है। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू -1 पे भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। यही तो मसला है, यही तो प्रॉब्लम है कि एक्स की आखिर कौन सी वैल्यू जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो पता ही चला मैथमेटिशियंस को कि ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है कि जिस पे इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा सके। लिहाजा इसी ने बुनियाद डाल दी इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स यहीं से आए, फिर उन्होंने इस टाइप के नंबर को इमेजिनरी नंबर का नाम दे दिया। देखें यहाँ पर हो, तवज्जो रहे, कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको एक दफ़ा फिर पिक कर लें। मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसरन बात करके तेजी से आगे बढ़ें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, स्क्वायर हटाइए यहाँ से। जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आता है स्टूडेंट, सब जानते हैं, अंडर रूट आता है। ये भी बहुत पुरानी बात है, आप यकीनन जानते हैं। तो x इज इक्वल टू √-1। अब आप अपने कैलकुलेटर निकालें और -1 का रूट लेके देखें। हाँ निकाल लें, कैलकुलेटर निकाल लें, स्टिल कर दें वीडियो को, √-1 निकालें। देखें √-1 की वैल्यू आती है कैलकुलेटर से, तो आप देखेंगे कि मैथ एरर आ जाएगा लिखा हुआ, या कुछ और इस टाइप की चीज़ आ जाएगी, एरर टाइप की चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि -1 का रूट नहीं, तो हर वो नंबर जो माइनस में हो उसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं होता। √-2 की वैल्यू निकाल के देख लें, अंडर रूट -5 की वैल्यू निकाल के देख लें, तो जिसके स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए उसका रूट पॉसिबल ही नहीं होता, याद रखिएगा। तो इस नंबर को अंडर रूट-1 को इमेजिनरी नंबर का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया स्टूडेंट, क्यों, एक्स इज इक्वल टू, तो नाम तो देना था, सोल्यूशन सेट तो हमने तैयार करना था, लिहाजा इसको नाम दे दिया गया इमेजिनरी नंबर का। और इसको फिर एक इंग्लिश के लेटर से शो करते हैं, इसको स्मॉल आई और पढ़ते आयोटा हैं। क्या पढ़ा जाता है, ये जो अंडर रूट-1 है इसको फिर आई का नाम दे दिया गया, और यही हमारा इमेजिनरी नंबर बन गया, और यहीं से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। समझ रहे हैं बात को, ये है इमेजिनरी नंबर। तो हर वो इक्वेशन के जिसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो किसी रियल नंबर से, या जिसके रूट में माइनस साइन आ जाए, तो उस इक्वेशन को जो है
इमेजिनरी नंबर्स के जरिए फिर उसका सोल्यूशन सेट दिया जाता है। सेट क्लियर। एक और छोटी सी मिसाल ले लें तेजी से, देखो बातें कितनी सारी निकल आएंगी। एक्स अगर लिखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्ज कर लें -4, मैं आपसे कहता है इसका सोल्यूशन निकालें, तो इसका भी रियल सोल्यूशन तो है ही नहीं। एक्स की रियल वैल्यू ऐसी है ही नहीं कि जिसका स्क्वायर लेने पर -4 आ जाए। भाई स्क्वायर लेने पर तो प्लस आता है, माइनस तो आता ही नहीं है। लिहाजा देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो उसका अंडर रूट आ जाएगा -4। ये तो सबको पता है बच्चों को, है ना। अब देखें रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, मैथ एरर। तो अब आप इसको एक काम करें, इस तरह से लिख सकते हैं, और से देखें क्या मैं -4 को यूँ लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई -1, तो आप बोलेंगे यस लिख सकते हैं। क्या रूट को ब्रेक कर सकते हैं 4 और -1 पे, क्योंकि एक ही रूट में दो नंबर हो तो उनको अलग अलग रूट में लिखा जा सकता है, तो इनको हमने अलग अलग रूट में लिख दिया। अब 4 का रूट देखो, इसका रूट तो निकल आएगा क्योंकि 4 पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये जो अंडर रूट -1 है इसको क्या बोलेंगे, दैट इज योर इमेजिनरी नंबर आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यू हासिल हुई है 2 आयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर हासिल हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो इस इक्वेशन का इमेजिनरी नंबर क्या होगा, 2 आयोटा। अब याद रखिएगा रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, मैं उस तफसीलात की तरफ नहीं जा रहा। बेसिक कॉन्सेप्ट इमेजिनरी नंबर का इस तरह से डेवलप हुआ है। ओके, मेरा ख्याल इतनी बात समझ गए होंगे। अब आ जाए दोबारा उसी को एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है असल में सेट है, यूनियन है इमेजिनरी और रियल नंबर्स का, जिसमें इमेजिनरी नंबर आयोटा भी आ जाए, कॉन्सेप्ट हम समझ गए, और रियल नंबर्स भी मौजूद हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो मिसाल दी आखिर में जो आया, गौर से देखें फिर से, एक्स की वैल्यू क्या है, ये 2 आयोटा है। अब ये जो 2 है ये तो हमें पता है कि ये जाहिर सी बात है कि एक रियल नंबर है, लेकिन जो आयोटा है वो एक इमेजिनरी नंबर है। इस तरह से और बहुत सारी शक्लें दी जा सकती हैं। मिसाल पर एक्स की वैल्यू आ जाए 1 + 5 आयोटा, एक्स की वैल्यू आ जाए -2 + 3 आयोटा। नहीं समझे बात को। तो ये इसमें 1 कौन है, रियल नंबर है, -2 कौन है, रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, लेकिन आयोटा कौन है, इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यही वजह है कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इमेजिनरी नंबर्स में, और दूसरे कौन से नंबर आ गए, बोलिए रियल नंबर्स आ गए। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर को फिर मजीद अब पुरानी बातें होंगी जो आप इब्तदाई क्लासेस में पढ़ चुके हैं, शुरू की 9 मैट्रिक में। रियल नंबर्स को मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब ये वो नंबर हैं कि जिनकी इक्वेशंस में जब x की वैल्यूज लेंगे तो रियल ही आएंगी, यानी वो फिर आयोटा नहीं आएगा उनमें, अंडर रूट में माइनस साइन नहीं आएगा। ओके, अब रियल नंबर्स को फिर 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, इरेशनल और दूसरे रेशनल। मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में देखा है कि तुलबा जो है एक इमेजिनरी नंबर से कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, और दूसरा इरेशनल नंबर क्या है, ये भी उनको कंफ्यूज करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। इरेशनल नंबर और दूसरे कौन से हैं, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है, ये आप पर रहा उधार, अभी इसका जवाब देते हैं। पहले रेशनल नंबर को समझते हैं। जब रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। समझ लें बात को। तो चीज़ों को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से ये भी एक ज़बरदस्त तरीका है। ओके, इसके मद्दे मुकाबिल रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, देखें रेशनल नंबर हर वो नंबर होता है जिसको अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सके, जिस तरह हम इब्तदाई क्लासेस में बताते रहे। हर वो नंबर जिसको किस में लिख सकें, आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकें, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है 5/3, रेशनल नंबर है। 1/2 रेशनल नंबर है जिसको अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सके। 8, आपको पता है 8 भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी अपॉन है, क्योंकि हर अदद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है। ये लिखा हुआ है 3, ये भी रेशनल नंबर है, अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे आप 3/1, क्योंकि हर अदद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है। समझ रहे बात को। तो हर वो नंबर जिसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर हो गया, और जिसको अपॉन की फॉर्म में ना लिख सके वो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ठीक, इसको हम यूं लिखते थे, याद करें जरा। अब वो नंबर जिसको अपॉन की फॉर्म में लिख सके, यानी p/2 की फॉर्म में लिखा जा सके, तो वो कौन है, रेशनल। रेशनल नंबर को क्यू की अलामत से शो करते हैं। और वो नंबर जो p/2 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तवज्जो रहे, किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, p/2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। उसको शो करने के 2 तरीके, या तो क्यू पे डैश डाल देते हैं, या इसका एक तरीका और है, इरेशनल के लिए आई का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर। तो जिसको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सके, क्यों, कैसे नहीं लिख सकते, इसका जवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। अब देखें, आए दोबारा रेशनल नंबर की तरफ आ जाए, जिनको अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सके रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आती है बात। रेशनल नंबर को मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया आपके सामने।
इंटीजर्स में और फ्रैक्शन में। अब पहले बात कर लेते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऐसे तमाम होल नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। 1 +1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, ये सारे नंबर जो कि होल में हो, होल में एग्जिस्ट करें, इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इंटीजर्स कहा जाता है। +-1 +-2, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट में नहीं होंगे, याद रखिएगा। ये 1.3 0.5 इस टाइप के नहीं होंगे, ये होल नंबर होंगे। मिसाल आप अंडे खरीदने के लिए जाएं, जब आप किसी दुकान शॉपकीपर से अंडा खरीदेंगे तो 1 एग लेंगे या 2 अंडे लेंगे, कभी 1.5 2.5 पौने 3 अंडे का हिसाब नहीं आता। इस रेट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं ज़िंदगी के अंदर जो एज आ होल ली जाती हैं, खरीदो फरोख्त की जाती है, एज आ होल एग्जिस्ट करती हैं, वो पॉइंट या डेसिमल में नहीं चल रही होती। तो इसलिए जो है याद रखिएगा, इन्हें इंटीजर्स कहा गया। अब ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। इसलिए इन इंटीजर्स की 3 टाइप्स बयान की जाती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, वो तो हम समझ गए, +1 +2 +3 +4। एक कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3, ये -4 इतना चलता है। यहीं से नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो ये नंबर लाइन पे शो किए जाते हैं अमूमन इंटीजर्स, बच्चों को शुरू में समझाने के लिए। और जीरो भी एक इंटीजर है, पता है आपको? जीरो भी क्या है? एक इंटीजर है। और जीरो वाहिद नंबर है, इसके साथ ना प्लस साइन होता है और ना माइनस साइन होता है। तो रेशनल नंबर दो तरह के हो गए, इंटीजर्स और दूसरे फ्रैक्शंस। इंटीजर की टाइप डिस्कस कर ली हमने आपसे। अब आइए फ्रैक्शन की टाइप डिस्कस करते हैं। ये कौन से रेशनल नंबर है? अब आप सोच रहे होंगे भाई रेशनल नंबर तो उसको कहते हैं जिसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात तो अभी बयान कर दी हमने कि ये लिखा हुआ है +1, तो +1 1/1। ये +2, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2/1 लिख सकते हैं, या इसको 4/2 भी लिख सकते हैं, या इसको 6/3 भी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है जो 2 नंबर है उसको अपॉन की कई शक्लों में लिखा जा सकता है। तो जितने इंटीजर्स नजर आ रहे हैं सबको अपॉन की फॉर्म भी दी जा सकती है भाई। इस रेट के लिए लिहाजा रेशनल नंबर ही है, डोंट बी कंफ्यूज। दूसरी तरफ आ जाए फ्रैक्शंस। रेशनल नंबर की दूसरी टाइप फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही। आ जाए, अपॉन की फॉर्म फ्रैक्शन कहलाती है, तो पता ही आपको। कॉमन फ्रैक्शन और दूसरी क्या कहलाती है? डेसिमल फ्रैक्शन। तवज्जो रहे, एक कहलाती है कॉमन फ्रैक्शन और दूसरी क्या कहलाती है? डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन से मुराद ये है कि अगर फर्ज करने लिखा है 1/2 3/5, ये कॉमन फ्रैक्शन है। और अगर इसी को डिवाइड करके पॉइंट में लेकर आ जाएं, मिसाल पर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5, तो फिर इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोल देते हैं। नहीं समझे बात को? आइए, फ्रैक्शन की भी 2 टाइप हो गई, कॉमन और दूसरी कौन सी हो गई? डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ कॉमन फ्रैक्शन की भी 2 टाइप्स होती हैं। मैंने कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी। एक कहलाती है प्रॉपर और एक कहलाती है प्रॉपर। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है। अगर 1/2 तो ये प्रॉपर है, अगर लिखा हो 2/1 तो ये इम्प्रॉपर है। क्या मतलब हुआ? अगर ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जवाब लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और वो नंबर या वो फ्रैक्शन जिसमें जवाब 0 से बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 2/1 इंटेट के लिए नहीं, गलत हो गया। नहीं, गलत हो गया जी स्टूडेंट्स। ये नहीं होगा। एक सेकेंड रुक जाए, इससे पहले गलत हो जाए। कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। कॉमन फ्रैक्शन 2 तरह की होती है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर। इसकी पहचान देख ली है। पहचान ये है कि अगर फर्ज कर लें कि 1/2 लिखा हुआ है, तो अगर नीचे वाला नंबर बड़ा हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, तो उसको कहते हैं प्रॉपर। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, मिसाल पर 2/1, तो ये इम्प्रॉपर कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? फौरन बताएं 5/7 कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो अब आप देखेंगे ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसको प्रॉपर बोलेंगे। और अगर ये 7/5 होता, नीचे वाला नंबर छोटा ऊपर वाला बड़ा, तो फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको ज़रा सही कर लीजिएगा। मैंने लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 की बात की है, वो गैर दुरुस्त बात है। उस तरफ अपना ज़हन नहीं लेके जाइएगा। हो सका टाइम मिला तो कटिंग कर दूंगा, नहीं तो फिर अगर वो आ जाए सामने तो उसको प्लीज़ सही कर लीजिएगा, ठीक है? सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई, और ये हमारा मकसद है। पर इससे थोड़ी गलती हो जाती है। डेसिमल फ्रैक्शन देखें यहाँ पर क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो 2 तरह की होती है। डेसिमल फ्रैक्शन तो समझ गए ना सब। पॉइंट में अगर नंबर लिखे हुए मिसाल पर 0.5 0.333 1.2 1.4 1.5 6 इस टाइप के नंबर पॉइंट में हो, बस डेसिमल पॉइंट में, तो उनको क्या कहा जाता है? डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन की भी 2 टाइप्स हैं। डेसिमल फ्रैक्शन भी कितनी तरह की होती है स्टूडेंट्स?
दो तरह की होती है, एक को कहा जाता है टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। टर्मिनेटिंग का मतलब तो आप समझ गए, एंड एंड हैविंग एंड, जिनका एंड हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए कुछ डिजिट्स के बाद, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग किसे बोलेंगे, कि जो चलती जाए, रिपीट ही होती चली जाए, रुके नहीं, कैलकुलेटर उनको एंड ही ना करे, डिजिट्स ही खत्म हो जाए कैलकुलेटर के पास, तो रुके ना, उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के जरिए इसकी वजाहत कर देता हूँ। मिसाल पर लिखा हुआ है 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट जवाब आता है 0.5, पॉइंट के बाद नंबर 5 रुक गया, स्टॉप हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर लिखा हुआ हो 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करें तो देखिए 0.3 चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो याद रखिएगा डेसिमल फ्रैक्शन दो तरह की हो गई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह की, नॉन टर्मिनेटिंग भी कितनी तरह की, दो तरह की। एक को कहते हैं रिक्वायरिंग और दूसरी कहलाती है नॉन रिक्वायरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं इसमें नंबर रिपीट हो रहे हो। अगर नंबर हुस्ने तरतीब के साथ रिपीट हो रहे हो, यकसा ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहे हो, तो उसको रिक्वायरिंग कहा जाए। क्या कहा जाएगा, रिक्वायरिंग। और ऐसे नंबर जो कि मैनरलेस ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहे हो, कोई ऑर्डर नहीं हो, कोई उसने तरतीब नहीं हो, बेतरतीबी के साथ रैंडमली रिपीट हो चल रहे हो, तो उनको क्या कहा जाएगा, नॉन रिक्वायरिंग कहा जाएगा। मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल दी 1/3 की, 0.333। अब नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, इनमें एक तरतीब है, 333 मुसलसल आता चला जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिक्वायरिंग बोलेंगे। नहीं समझे बात। इसकी मैं एक दो मिसालें और देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है, गौर से देखना, 0.123 123 123 123, ये नंबर रिपीट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं नंबर, याद रखिएगा, तो इनको रिक्वायरिंग बोला जाए। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे, रिक्वायरिंग। तो याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो तरह के हो गए, एक में उसमें तरतीब मौजूद है जो रिक्वायरिंग कहलाएंगे, और दूसरे ऐसे नंबर होते हैं जिनमें तरतीब नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक नंबर लिख के देता हूँ, 0.121561328 क्या कोई तरतीब नजर आ रही है इसमें, क्या कोई ऑर्डर नजर आ रहा है, कोई मैनर नजर आ रहा है, ये बेकायदा नंबर है, इनमें कोई तरतीब नहीं है, तो इनको नॉन रिक्वायरिंग कहा जाएगा। याद रखिएगा नॉन रिक्वायरिंग नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फिनिश, ये बस ये बात करनी थी आपसे। नॉन रिक्वायरिंग नंबर क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, इनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। नॉन रिक्वायरिंग नंबर्स आर कॉल्ड, मेरा ख्याल है अब आप वो पॉइंट समझ गए होंगे, इरेशनल नंबर किन्हें कहा जाता है। और ये वो नंबर होते हैं जिनको आप कभी भी अपॉन की फॉर्म दे ही नहीं सकते। अब मुझे बताइए इसको अपॉन की फॉर्म कैसे देंगे, 0.12, ये आपके सामने एक नंबर लिख दिया, इसको अपॉन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। ये बेतरतीबी के साथ रिपीट, हाँ तरतीब होती तो कर देते। मिसाल के ऊपर 0.333 चलता आ रहा है, तो 1/3 एक तरतीब दे दिया आपने इसको। स्टेट क्लियर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको भी अपॉन की शक्ल दी जा सकती है, खास तरतीब से रिपीट होता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग जिनमें तरतीब नहीं हो, उनको अपॉन की फॉर्म हतमी तौर पे नहीं दी जा सकती। बाज़ लोग दे देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन वो हकीकत में तरतीब सही नहीं रहती, लिहाजा उसको फिर इरेशनल नंबर का नाम दिया गया है। तो देखा स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने जो जो चीज़ें आपसे डिस्कस की, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होंगी। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर पर बात की। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, उम्मीद है कि इस क्लास से आपने एक दिन फ़ायदा उठाया होगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब जो क्लास होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर तो गुफ्तगू हमने कर ली, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर ली है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो था इस चैप्टर का, इमेजिनरी नंबर उसको लिखते कैसे हैं, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।